हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों यह मूवी सच्ची घटना पर आधारित है और इसको डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने। मूवी की शुरुआत होती है 1990 से और कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे होते हैं। उन्हीं के पास एक रेडियो रखा होता है और इस रेडियो में सचिन की कमेंट्री की आवाज़ आती है। तभी शिवा नाम का एक लड़का सचिन सचिन कहकर चिल्लाने लगता है। तभी कुछ पाकिस्तानी लड़के उसे मारने लगते हैं और उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। तभी शिवा का दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है और एक औरत अपनी बच्ची की दवाई लेने के लिए जा रही होती है क्योंकि उस बच्चे को बहुत तेज बुखार आ रहा होता है। एक पुलिस वाला उनसे कहता है तुम्हें पता नहीं बाहर दंगे चल रहे हैं, फिर भी तुम बाहर आ गई। वो कहती है मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। पुलिस वाला उसे छिपा देता है। तभी उस पुलिस वाले की गोली लग जाती है और एक गद्दार उस औरत को भी मार देता है। तभी हमें प्रभाकर नाथ और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है। उनके दो बच्चे थे, शिवा और कृष्णा। शिवा के पिता उसकी माँ से पूछते हैं कि शिवा कहाँ है। वो कहती है अब्दुल और शिवा दोनों खेलने गए थे। तभी शिवा के पिता अब्दुल के पिता से पूछते हैं शिवा तुम्हारे घर पर तो नहीं, पर वो कहते हैं वो यहाँ नहीं है। और वो शिवा के पिता से कहता है कश्मीर की हालत बहुत खराब होती जा रही है, तुम कुछ दिनों के लिए कश्मीर छोड़कर चले जाओ, जब तक मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगा। पर शिवा के पिता कहते हैं मैं कश्मीर छोड़कर नहीं जाऊंगा, कुछ दिनों बाद हालात ठीक हो जाएंगे। तभी प्रभाकर नाथ शिवा के दादा को फ़ोन करते हैं कि शिवा अभी तक घर पर नहीं आया है, जिनका नाम पुष्कर नाथ होता है। पुष्कर नाथ शिवरात्रि के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और ये एक टीचर भी होते हैं, पर उनके साथी शिवरात्रि की प्रिपरेशन के लिए मना करते हैं क्योंकि बाहर लड़ाई दंगे चल रहे थे और कश्मीरी मुसलमान पंडितों पर अत्याचार कर रहे थे और इनके लीडर का नाम फारूक अहमद था। फारूक अहमद बहुत ही डेंजर इंसान था और वो अपने लोगों से कह रहा था कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाना है। और पुष्कर नाथ अपने पोते को ढूंढने के लिए चला जाता है और जैसे ही पुष्कर नाथ अपने पोते को झलूस से निकालकर ले जा रहे होते हैं तभी उनके पास एक पुलिस की गाड़ी आती है। वो पुष्कर नाथ से अपने पीछे आने के लिए कहते हैं ताकि वो उन्हें सही सलामत घर छोड़ सकें। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तो कुछ टेररिस्ट उस कार को बम से उड़ा देते हैं। ये देखकर पुष्कर नाथ काफ़ी डर जाते हैं और किसी तरह से घर पहुंच जाते हैं। उधर बिट्टन के कुछ आदमी प्रभाकर नाथ के घर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता था प्रभाकर नाथ एक खुफिया एजेंट है। शारदा अपने पति से कहती है तुम ऊपर ड्रम में जाकर छिप जाओ वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। प्रभाकर नाथ अनाज के एक ड्रम में छिप जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और एक मुसलमान प्रभाकर नाथ के बारे में बता देता है कि प्रभाकर नाथ एक ड्रम में छिपा हुआ है और सब लोग प्रभाकर नाथ को ढूंढने लगते हैं। शारदा उनसे कहती है प्रभाकर नाथ यहाँ नहीं है, उनके हाथ पैर जोड़ती है। तभी वो लोग ड्रम पर जाकर गोली चलाने लगते हैं। ये देखकर शारदा बहुत तेज रोने लगती है और तभी वहाँ पर पुष्कर नाथ भी आ जाता है। वो लोग पुष्कर नाथ को भी मारने लगते हैं। पुष्कर नाथ बिट्टन से कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। तभी उस ड्रम से खून निकलने लगता है। फारूक शारदा से कहता है अगर तुम्हें अपने बच्चे जिंदा चाहिए तो खून से मिला हुआ अनाज तुम्हें खाना होगा। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। तभी हमें रिटायर आईएएस को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा कश्मीरी किल्स आदमियों की फाइल बना रहा होता है और इस फाइल का नाम द कश्मीर फाइल होता है। तभी ब्रह्मा से मिलने उसके कुछ फ्रेंड आते हैं। सब लोग बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर दिल्ली से कृष्णा आ जाता है और सब लोग कहते हैं कि अब कोई कश्मीरी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। और ये वही कृष्णा होता है जिसे 1990 में छोटा सा देखा था। ये पुष्कर नाथ का छोटा ग्रैंडसन होता है और शिवा का छोटा भाई होता है। कृष्णा पुष्कर नाथ की अस्थियां लेकर आया था। कृष्णा सब लोगों से कहता है कि मुझे वो जगह देखनी है जहाँ मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल कृष्णा से बताया गया था कि उसके डैड की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट से हुई थी और उसका भाई शिवा लापता हो गया था। उसे इतने दिनों तक उसके दादा पुष्कर नाथ ने ही पाला था। और सीन कट होता है और हमें जेएनयू नाम के एक कॉलेज को दिखाया जाता है और एक औरत जिसका नाम राधिका होता है ये एक प्रोफेसर होती है। कृष्णा राधिका का लेक्चर सुन रहा होता है। राधिका सभी स्टूडेंट को भड़का रही थी कि कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और ये उस टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। राधिका को लगता था कि कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए था और वो कहती है 1990 में किसी भी पंडित को नहीं मारा गया था। और उसकी बातें सुनने के बाद सबको सच लगने लगता है और राधिका कृष्णा को प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए कहती है क्योंकि राधिका कृष्णा को अपने अगेन करना चाहती थी। और फिर हमें 1990 से पहले का सीन दिखाया जाता है। पुष्कर नाथ ब्रह्मा के पास जाता है और कहता है मेरे बेटे का नाम हिट लिस्ट में पहुंच गया है, तुम उसे बचा लो। ब्रह्मा कहता है हम उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तभी ब्रह्मा उसे घर छोड़ने जाता है और दोनों सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं और दोनों सब्जी खरीदते हैं। वो दुकानदार को पैसे देते हैं। दुकानदार उन्हें बाकी बचे हुए पैसे लौटाता है तो वो नोट पाकिस्तान का होता है। प्रभाकर नाथ कहता है कि गांधी जी का नोट क्यों नहीं चल रहा, जिसमें वो आदमी कहता है कश्मीर पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का नोट ही चलेगा। ब्रह्मा अपने सिपाही से उस आदमी को पकड़ने के लिए कहता है और रास्ते में कुछ औरतें लड़ती हुई दिखाई देती हैं तो एक कश्मीरी लड़की ब्रह्मा से कहती है कि यहाँ पर उन्हें कोई भी राशन नहीं लेने देता, अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग उन्हें मार देते हैं।
वो ब्रह्मा से कहती है तुम्हें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा। तभी एक लड़के के हाथ में ब्रह्मा अखबार देखता है जिसमें लिखा होता है धर्म बदलो या कश्मीर छोड़ो। ब्रह्मा उस अखबार को फाड़ देता है, वो वहां से चला जाता है और सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्रह्मा ने सब मंत्रियों से मदद के लिए कहा पर कोई भी कश्मीर की मदद के लिए आगे नहीं आया। अगले दिन ब्रह्मा अपनी वाइफ के साथ वॉक पर जा रहा होता है, तभी कुछ आतंकवादी एयरफोर्स के जवान पर गोली चला देते हैं और ब्रह्मा ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी एक टेररिस्ट चौराहे पर खड़े इंडिया के झंडे को हटाकर पाकिस्तान का झंडा लगा देता है। ब्रह्मा सिपाहियों से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है पर वो सिपाही भी उनके ही अगेन होते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आज़ादी के नाम पर टेररिस्ट को बढ़ावा दे रही थी। तभी ब्रह्मा सीएम के पास जाते हैं हेल्प के लिए और वहाँ के सीएम भी मिले हुए थे बिट्टा के साथ में। ये देखकर ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है। राधिका कृष्णा को कश्मीरी पंडितों के अगेन में भड़का रही थी। इधर पुष्करनाथ आर्टिकल 370 को हटाने के लिए लगे हुए थे ताकि जो लोग कश्मीर छोड़ चुके थे उन्हें वापस कश्मीर में लाया जा सके। पुष्कर कृष्णा से कहता है कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, पॉलिटिक्स के चक्कर में मत पड़ो। और कृष्णा ब्रह्मा के घर जाता है और वो ब्रह्मा की पत्नी से कहता है क्या तुम्हारे पास मेरी फैमिली की फ़ोटो है। तभी वो उसे कृष्णा की फैमिली की फ़ोटो दिखाती है जिसे देखकर कृष्णा बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने बचपन में ही अपने माँ बाप भाई बहन को खो दिया था। उसके बाद कृष्णा को पता चलता है कि उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या कर दी गई थी। तभी कृष्णा ब्रह्मा से पूछने लगता है कि उसके पिता की हत्या कैसे हुई थी और वो उस दिन की कहानी सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ को अपने ही पति के खून में लथपथ अनाज खाने को दिया था। उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए उस अनाज को खाना पड़ा था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो लोग उन बच्चों को मार देते। जब बिट्टा वहाँ से चला जाता है तो पुष्कर डॉक्टर को फ़ोन करता है पर उस दिन कई पंडितों को घायल अवस्था में लाया गया था। पुष्करनाथ डॉक्टर से कहता है उनकी फैमिली को टेररिस्ट ने उसके बेटे को गोली मार दी है, तुम मेरे बेटे को आकर बचा लो। डॉक्टर महेश कहते हैं जिस जगह गोली लगी है वहाँ पट्टी बांध दो जिससे खून ना निकले। उस बिट्टा ने मेरे बेटे को बहुत गोलियां मारी हैं, मैं किस किस जगह पट्टी बांधूं। और जैसे ही डॉक्टर पुष्कर के घर जाने वाले होते हैं तभी टेररिस्ट वहां आ जाते हैं क्योंकि उनके साथी को गोली लगी थी, उन्हें ओ निगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी। टेररिस्ट सबसे कहता है कि जिसका भी ओ निगेटिव ब्लड है वो ब्लड मुझे दे दे वरना मैं सबको मार दूंगा। डॉक्टर कहता है ओ निगेटिव ब्लड नहीं है। टेररिस्ट कहता है किसी का भी निकाल लो। नर्स कहती है हम ऐसा किसी का ब्लड नहीं निकाल सकते। तभी वो टेररिस्ट नर्स को गोली मार देता है। तभी एक आदमी कहता है मेरा ओ निगेटिव है, वो अपना ब्लड देता है पर टेररिस्ट उसे भी मार देता है। तभी न्यूज़ वाले बताते हैं सीएम फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रह्मा कहता है कैसी विडम्बना है, जन्नत पाने के लिए टेररिस्ट आदमियों को मार रहे हैं। उधर पुष्करनाथ का बेटा मर चुका था, वो ब्रह्मा से सब कुछ बताता है और ब्रह्मा भी कई मंत्रियों को फ़ोन करते हैं पर उनकी कोई मदद नहीं करता। उसके बाद पुष्करनाथ अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके एक सेफ हाउस में चले जाते हैं जहां कई और कश्मीरी पंडितों को छुपाकर रखा था और कोल साहब उन लोगों की देखभाल कर रहे थे। तभी दरवाजे पर कोई आता है और वो कोच साहब को वहां से ले जाते हैं। एक लड़की खिड़की से कूदकर मर जाती है। उसके बाद सभी लोगों को जम्मू के लिए रवाना कर दिया जाता है। रास्ते में वो देखते हैं कि कोल साहब और उनके बेटे को पेड़ से बांधकर लटका रखा है और सीन कट होता है। कृष्णा जर्नलिस्ट से पूछता है कि ये सच तुमने पूरी दुनिया को क्यों नहीं दिखाया। वो कहते हैं जितना वहाँ की गवर्नमेंट और टेररिस्ट चाहते थे हम उतनी ही खबर दिखाते थे। सच को कश्मीर में ही दफना दिया था और उस सच के बारे में वहाँ के पंडितों को ही पता था। जो तुमने देखा और पढ़ा वो सब झूठ था पर सच तो कुछ और ही था। पुष्करनाथ अपनी आइस चेक करवाते हैं, उन्हें देखने में परेशानी हो रही थी। डॉक्टर कहता है तुम्हें लेंस लगवाना होगा और उन्हें खाने की दिक्कत आने लगी थी। पुष्करनाथ बिस्किट से ही अपनी भूख मिटाता है क्योंकि उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही थी। अगले दिन ब्रह्मा वहाँ पर आता है। ब्रह्मा होम मिनिस्टर से मदद के लिए कहता है पर इससे कोई भी नतीजा नहीं निकलता। तभी ब्रह्मा की नज़र पुष्कर पर पड़ती है लेकिन पुष्करनाथ की नज़र कमज़ोर पड़ चुकी थी। पुष्करनाथ नारेबाजी कर रहा था कि आर्टिकल 370 को हटाओ, हमारे लोगों को कश्मीर भेजो। शिवा की माँ शिवा को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। तभी शारदा एक मौलवी से कहती है कि हमारे बच्चों को साइंस भी पढ़ाया करो, साइंस बहुत ज़रूरी है। पर मौलवी कहता है आप मुझसे निकाह कर लीजिए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शारदा वहाँ से चली जाती है और जर्नलिस्ट टीवी पर बिट्टा का इंटरव्यू ले रहा होता है। बिट्टा खुद कहता है कि मैंने 20 से ज़्यादा लोगों को मारा है, ये सब बिट्टा ने आज़ादी के लिए किया था और ये लोग आज़ादी के नाम पर कत्ले आम कर रहे थे। और सीन दिल्ली का दिखाया जाता है और पुष्करनाथ की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। पुष्करनाथ कृष्णा से कहते हैं अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी राख घर में वखेर देना। रोते हुए कहते हैं मेरे 4 दोस्त हैं, उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना।
तभी पुष्करनाथ मर जाते हैं। कृष्णा फूट फूट कर रोने लगता है। कृष्णा राधिका के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं अपने दादाजी की अस्थियां लेकर कश्मीर जा रहा हूँ। राधिका कृष्णा के माइंड को फिर से ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। कृष्णा पुष्करनाथ के दोस्तों को लेकर उनकी राख को चारों तरफ बखेर देता है, लेकिन घर अब पूरी तरह से खंडर हो चुका था। उसके बाद कृष्णा उस आदमी से मिलने जाता है जिससे राधिका ने उसे मिलने के लिए कहा था, और ये आदमी कोई और नहीं बिट्टा होता है। और बिट्टा का संबंध राधिका से था। बिट्टा कृष्णा से कहता है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं तो सिर्फ गांधी जी की तरह आज़ादी के लिए लड़ रहा था। पंडित कश्मीर को खुद छोड़ के गए थे और तुम्हारे माँ बाप को आर्मी ने मारा था। ये सुनकर कृष्णा वहाँ से आ जाता है। कृष्णा ब्रह्मा से कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मेरे डैड को टेररिस्ट ने मारा था, उन्हें आप लोगों ने मारा था, यानी कि आर्मी के लोगों ने, आप लोग मर्डर हो। ब्रह्मा कृष्णा से कहता है कि ये सच तुम्हें उन लोगों ने बताया होगा। कृष्णा कहता है हाँ। ब्रह्मा कृष्णा से कहता है तुम भटक गए हो, तुम कायर हो और तुम सच और झूठ को नहीं समझ पा रहे हो। तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है या किसी को आज़ादी के लिए चिल्लाते हुए देखा है? मैंने देखा है। ब्रह्मा कहता है अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। ब्रह्मा उसे कश्मीर फाइल दिखाता है और कृष्णा कश्मीर में मरे हुए आदमियों की फ़ोटो देखता है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ शारदा और भाई शिवा पर पड़ती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और रोने लगता है। और सीन कट होता है। कृष्णा दिल्ली आता है और उसकी हज़ारों लोगों के बीच में स्पीच होने वाली थी। कृष्णा कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है। कृष्णा कहता है कि हज़ारों सालों तक ऋषि कश्यप ने कश्मीर में आकर तपस्या की थी ताकि कश्मीर को जन्नत बना सके और न्याय की गंगा वहां से बहे, और उन्हीं के नाम से इस जन्नत का नाम कश्मीर रखा गया था। कृष्णा कहता है शंकराचार्य केरल से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे और भारत के कोने कोने से श्रेष्ठ ऋषि कश्मीर जाने लगे। कृष्णा उन्हें अपने माँ बाप पर हुए अत्याचार के बारे में बताता है कि कैसे उन्हें मारा था। बिट्टा आर्मी की ड्रेस पहनकर पुलिस के पास जाता है। वो उनसे कश्मीरी पंडितों की फाइल मांगता है और बिट्टा सब पंडितों को वहाँ से ले जाता है और पुष्करनाथ को मारता है। तभी बिट्टा शारदा के कपड़े उतार देता है, उसे अर्धनंगी कर देता है, फिर उसे जिंदा आरी से काट देता है और सभी पंडितों को लाइन में खड़ा करके सबको बारी बारी से गोली मार देता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मुझे नहीं पता इस स्टोरी में कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है, मुझे तो सिर्फ मूवी एक्सप्लेन करनी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।